हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम मगध महाजनपद के बारे में देखेंगे, ठीक है। और मगध महाजनपद के पिछले हम 2-3 दिन से इसके बारे में देखते आ रहे हैं। तो मगध महाजनपद को में जो 7 राजवंश था, यानी कि मगध पे जो 7 राजवंशों का शासन था, उस राजवंशों का नाम हमने एक ट्रिक से याद किया था पिछली वीडियो में। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मगध पर पहला राजवंश यानी कि हर्यंक वंश को, ठीक है। तो मगध का सबसे पहला जो राजवंश है वो हर्यंक वंश है। तो इसको देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हर्यंक वंश को। तो इसका समय काल जो था हर्यंक वंश का 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। और इस वंश के संस्थापक की बात करें तो इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। और यह वंश पहला ऐतिहासिक राजवंश था, यानी कि हर्यंक वंश जो था, हर्यंक वंश वो पहला राजवंश, ऐतिहासिक राजवंश था पहला। और इसके संस्थापक बिंबिसार थे। यहाँ पे बिंबिसार गलत टाइपिंग हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो इसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। राजगृह को गिरिव्रज कहा जाता है। तो इसकी राजधानी यानी कि मगध की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी, जो कि बिंबिसार ने मगध की राजधानी पहला कहाँ रखा, तो राजगृह को बनाया था, ठीक है। बिंबिसार 52 वर्ष तक मगध पर राज्य किया, यानी कि बिंबिसार जो थे वो 52 वर्षों तक मगध पर राज्य किया, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया तथा यह अस्थायी सेना रखता था। जो बिंबिसार थे वो प्रथम राजा थे जिन्होंने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया, अधिक बल दिया, और इनके पास जो था अस्थायी सेना भी था। नेक्स्ट है बिंबिसार जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों धर्मों के समकालीन थे, यानी कि बिंबिसार जो थे वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों के समकालीन भी थे तथा बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे, यानी कि बिंबिसार जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोसला थी, या कौशल या फिर कौशल देवी उनको कह सकते हैं। कौशल देवी भी बोला जाता है और महाकोसला भी, तो दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। तो बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोसला थी, जो कि कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। महाकोसला जो थी वो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला था, यानी कि महाकोसला के से विवाह हुआ बिंबिसार का, तो इन्हें बिंबिसार को दहेज में काशी प्रांत मिला था, जिससे 1 लाख की वार्षिक राशि आती थी। और वहाँ से बिंबिसार को 1 लाख की वार्षिक राशि आया करती थी काशी से, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चेलन्या थी, यानी कि बिंबिसार की दूसरी पत्नी कौन थी, तो राजकुमारी चेलन्या थी। किसकी पुत्री थी, तो लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। और इन्हीं से अजातशत्रु का जन्म हुआ, यानी कि बिंबिसार और चेलन्या की जो बेटे हैं वो अजातशत्रु हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिंबिसार की तीसरी पत्नी। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी, जिसका नाम था क्षेमा। इनकी तीसरी पत्नी का नाम क्षेमा। पहली पत्नी का नाम क्या था, तो महाकोसला या कौशल देवी, ठीक है। दूसरी पत्नी चेलन्या, तीसरी पत्नी क्षेमा, और चौथी पत्नी थी बिंबिसार की चौथी पत्नी अम्रपाली थी, जो कि वैशाली की गणिका थी। अम्रपाली चौथी पत्नी, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया था। बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुराण में बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता है, यानी कि पुराण में बिंबिसार को क्या कहा जाता है, तो श्रेणी कहा जाता है। इसके समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग हो गई, अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजी।
जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत स्वस्थ हो गए और उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया और अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं ना कि इसके समय यानी कि बिंबिसार के समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत, अवंती के राजा जो थे वो चंद्रप्रद्योत थे। उनको एक असाध्य रोग हो गई यानी कि असाध्य बीमारी हो गई, ठीक है, जो ठीक नहीं हो रही थी। अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को भेजी और वो ठीक नहीं हो रहे थे चंद्रप्रद्योत, तो बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को उन्हें ठीक करने के लिए भेजा, ठीक है। जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत स्वस्थ हो गए और जीवक के इलाज से जो है चंद्रप्रद्योत अच्छे हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया। और इसी खुशी में यानी कि जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत ठीक हो जाते हैं, इसी खुशी में उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया, ठीक है, और अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया और अंग राज्य को भी जीतकर मगध का विस्तार किया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं बिंबिसार जो थे, बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध कर जीत लेता था। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था किंतु सफल नहीं हुआ। यानी कि बिंबिसार जो था वो छोटे राज्यों पर आक्रमण करता था और उन राज्यों को जीत लेता था। और बिंबिसार जो था वैशाली पर भी आक्रमण किया था किंतु वो आक्रमण असफल रहा, सफल नहीं हुआ। फिर क्या होता है, बिंबिसार का जो साम्राज्य है वो समाप्त होता है। यानी कि इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में कर दी। यानी कि इसकी जो हत्या जो हो जाती है, इसी के पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर देता है 492 ईसा पूर्व में। तो बिंबिसार की हत्या के बाद अजातशत्रु गद्दी पर बैठ जाता है। तो नेक्स्ट अब अजातशत्रु को देख लेते हैं। तो अजातशत्रु का जो शासनकाल था वो 492 से लेकर 660 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। 492 से 660 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु ने शासन किया मगध पर। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। अजातशत्रु का मतलब क्या अर्थ क्या होता है, तो शत्रुओं का नाश करने वाले को अजातशत्रु कहा जाता है। कुणिक भी कहते हैं, अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और फिर इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, अतः इसे पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु को क्या क्या कहा जाता है, तो एक तो कुणिक कहा जाता है और दूसरा पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इन अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। और इस वंश को यानी कि हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है अजातशत्रु के बारे में। यह अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। यानी कि अजातशत्रु जो था वो अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से क्या करता था, प्रेम करता था। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को किलाबंदी करा दी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और अजातशत्रु जो है वह सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर पर किलाबंदी करा दी, यानी कि राजगीर को किला से घिरवा दिया। और राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसके समय सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी। यानी कि अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अजातशत्रु के काल में ही स्तपनी गुफा में राजगीर से पहले बौद्ध संगीति हुई। इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। यानी कि अजातशत्रु के समय ही स्तपनी गुफा में जो राजगीर के में सबसे पहला बौद्ध संगीति हुई और इसने जो है क्या अपने सहयोगी, इसका सहयोगी था वर्षकार, ठीक है। इन्होंने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और वैशाली को जीत लिया। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि हमने पढ़ा था कि बिंबिसार यानी कि अजातशत्रु के पिता भी वैशाली पर आक्रमण किए थे, लेकिन वो असफल रहे। लेकिन जो ये अजातशत्रु है उसने आक्रमण किया और सफल हो गया, यानी कि वैशाली को भी जीत लिया।
तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया। और वैशाली में जो आक्रमण किया उस युद्ध में हथियार का अजातशत्रु ने 2 हथियारों का मुख्य रूप से प्रयोग किया। एक तो था रथ मूसल, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे मुसलमान हो गया है तो ये नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा रथ मूसल तथा महाशिला कंटक। महाशिला कंटक यानी कि रथ मूसल वैसा होता था ना जैसे तोप होता है, और तोप में जो रथ होता था एक तरह का, उसमें बड़े बड़े पत्थर को भर के और उसे ही मारा जाता था उसी से, तो ये हो गया, ठीक है। फिर यह जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया है। यानी कि जैन धर्म के पहले उपांग जो है, पहला उपांग, उसमें महावीर स्वामी और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया है। अजातशत्रु ने प्रारंभ में जैन धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी कि अजातशत्रु ने क्या किया, तो पहले तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया और फिर बाद में जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया। इसने 16 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इसके 2 पुत्र हुए, उदयभद्र और उदयन। इसके 2 पुत्र हुए अजातशत्रु के, उदयभद्र और उदयन, ठीक है। फिर देखते हैं, इसी के पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। तो क्या किया, उदय ने अजातशत्रु का हत्या कर दिया। जैसे कि बिंबिसार की हत्या इन्होंने ही किया था, अजातशत्रु, और उनकी हत्या करके ये गद्दी पर बैठे थे। उसी प्रकार इनके भी बेटे उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया, इनकी मगध पर शासन करने लगा। तो अब देख लेते हैं उदयन को। तो उदयन का जो शासन काल रहा वो 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर को बनाया और यही कुसुमपुर आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाया। यानी कि उदयन ने जो है वो अपनी राजधानी कहाँ बनवा लिया, तो कुसुमपुर, और कुसुमपुर ही आगे चलकर पाटलिपुत्र बन गया। तो जैसे कि जो बिंबिसार थे उन्होंने अपना राजधानी जो है वो राजगीर रखा था, और उसके बाद आए अजातशत्रु, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, उन्होंने अपना राजधानी वैशाली कर लिया। और तीसरा अजातशत्रु के बेटे आए यानी कि पुत्र उदयन, और उदयन ने अपना राजधानी कहाँ बनाया, तो पाटलिपुत्र में। तो प्रश्न आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, तो उदयन ने किया था, ठीक है। इसने अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। यानी कि इसने भी अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, इसलिए इसे पितृहीनता, यानी कि इसे भी पितृहीनता कहा जाता है, उदयन को भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पुराण एवं जैन ग्रंथ के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना रख दिया। यानी कि पुराणों के अनुसार और जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के, ठीक है, गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम आगे चलकर पाटलिपुत्र हुआ, और पाटलिपुत्र को इसके पुत्र ने, उदयन के पुत्र ने पटना रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, उदयन का पुत्र नागदशक था। उदयन का पुत्र कौन था, नागदशक, और नागदशक ने पाटलिपुत्र को क्या बना दिया, पटना रख दिया, ठीक है, जो कि एक अयोग्य शासक था। यानी कि उदयन का जो पुत्र हुआ ना नागदशक, एक योग्य शासक नहीं था ये, यानी कि अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी, और उदयन की जो हत्या है वो इसी के सेनापति द्वारा कर दी जाती है, ठीक है। इसी के सेनापति शिशुनाग होते हैं, और शिशुनाग ने उदयन की हत्या कर दिया और एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना किया।
यानी कि उदयन के पुत्र नागदशक की हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं। महाभारत में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहदत्त वंश का शासन था। इसके संस्थापक बृहदत्त थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। इसकी राजधानी गृहव्रज या राजगिरी थी। जरासंध ने अपनी साम्राज्य विस्तार को पूरे उत्तर भारत में करना चाहता था, पर पांडव और कृष्ण के विरोध में उसे अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने दिया। यानी कि एक मिनट, ये बहुत लंबा हो गया है ना। तो महाभारत में यह जानकारी मिलती है, ठीक है, महाभारत में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहला शासन किसका था, तो बृहदत्त वंश का था, और जिसके संस्थापक थे बृहदत्त। ठीक है, और इस वंश के यानी कि बृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी शासक जो था वो था जरासंध। कौन थे, तो जरासंध। इसकी राजधानी जो थी मगध की पहले राजगीर थी, यानी कि मगध की प्राचीन नाम गृहव्रज के नाम से जाना जाता है, राजगीर। जरासंध ने अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे उत्तर भारत में करना चाहता था। यानी कि जरासंध जो था वो प्रतापी शासक तो था, लेकिन वो पूरे उत्तर भारत को अपने पक्ष में करना चाहता था, यानी कि मगध में मिलाना चाहता था, यूँ कह लो। ठीक है, पर पांडव और कृष्ण के विरोधियों ने उसे अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने दिया। ठीक है, तो हमने देख लिया कि उदयन का पुत्र नागदशक आता है उदयन के बाद, और वो एक अयोग्य शासक होता है। ठीक है, जिसके वजह से इसी के सेनापति ने शिशुनाग जो थे हत्या कर दी, जो नागदशक का। ठीक है, नागदशक की हत्या कर देते हैं और